गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। एंड आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक और नया टॉपिक। एंड टॉपिक इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है उसमें अगर कोई ओपनिंग प्रेजेंट हो चुकी है तो उसे बोल देंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अगर वेंट्रिकल्स के जो बीच में सेप्टम होता है उसके अंदर ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है तो उसे बोल देते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। साइन सिम्टम मैनेजमेंट वगैरह सब सेम होते हैं, लगभग कुछ माइनर डिफरेंस होता है। और जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, बस कोई डिफरेंस नहीं है। तो सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता क्या है। तो फर्स्ट वन बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन रहेगी इट इज ए कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ द हार्ट इन विच प्रेजेंट ए होल और ओपनिंग इन द सेप्टम दैट सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। इसमें क्या होता है, जो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करने वाली एक दीवार होती है, सेप्टम होता है या एक वॉल होती है, उसके अंदर अगर ओपनिंग या होल क्रिएट हो चुका है तो उस कंडीशन को बोल देते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी कि ASD बोल देते हैं। ओके, जैसा आप डायग्राम में शो कर पा रहे होंगे कि जो राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो दीवार होती है, सेप्टम होते हैं, उसमें क्या ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है और इसे क्या बोल देंगे, ASD बोल देते हैं। ओके, अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं ASD को। तो कोई एग्जैक्ट कोज पता नहीं है कि यही कोज है भाई, इसकी वजह से ये ASD हो रहे हैं, बट कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कोजेज होते हैं जिनकी वजह से हो सकता है। लाइक एज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि किसी को डाउन सिंड्रोम वगैरह हो रखा है, किसी बेबी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो भी किसको लीड कर सकता है, ASD को लीड कर सकता है। नेक्स्ट वन जो रहेगा जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ जीन के अंदर अल्ट्रेशन आने के कारण सेप्टम वगैरह अच्छे तरीके से कंप्लीट रूप से फॉर्मेशन नहीं हो पाते, क्योंकि जीन में अल्ट्रेशन आने के कारण सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा और सेप्टम के अच्छे तरीके से फ्यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन सिनेरियो पे चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स की कि कौन कौन से टाइप के ASD प्रेजेंट होते हैं एक बेबी के अंदर। ASD क्लासिफाइड बाय देयर डिफरेंट लोकेशन एंड डेवलपमेंट। जो ASD है उनको क्लासिफाइड किया गया है किस बेस पे, कि जो ओपनिंग कहाँ पे प्रेजेंट है और कौन सी साइट पे प्रेजेंट है एक्चुअली में सेप्टम पे। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं, सेकंडम ASD। इफ ओपनिंग प्रेजेंट इन द मिडिल पार्ट ऑफ द आर्टेरियल सेप्टम, अगर एट्रियल सेप्टम के मिडल पार्ट में अगर कोई ओपनिंग प्रेजेंट है तो उस टाइप का जो ASD होगा वो कौन सा होगा, सेकंडम ASD होता है। ओके, जैसे आप डायग्राम में शो कर पा रहे होंगे, जो मिडल पार्ट में जो ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है, इसे क्या बोल देंगे, सेकंडम ASD, या इसको ओस्टियम सेकंडम ASD भी बोल सकते हैं। ओके, सेकेंड टाइप है प्राइमम ASD। तो यहाँ पे ओपनिंग कहाँ पे प्रेजेंट है कि ओपनिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम क्लोज टू द ट्राइक्सपिड एंड मिटल वॉल। तो एट्रियल सेप्टम के अगर लोअर पार्ट में ओपनिंग प्रेजेंट है, यानी कि जहाँ पे ट्राइक्सपिड और मिटल वॉल होते हैं वहाँ पे उसके आसपास, यानी कि लोअर पार्ट में, कहने का मतलब है सीधा लोअर पार्ट जो सेप्टम होता है उसका लोअर पार्ट में अगर ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है तो वो कौन से टाइप का ASD कहलाएगा, प्राइमम ASD कहलाता है। ठीक है, थर्ड वन बात कर लेते हैं साइनस वेनोसिस ASD। अब देखते हैं इसमें ओपनिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द एट्रियल, तो इसमें क्या है, जो एट्रियल सेप्टम का अपर पार्ट होता है उसके अंदर ओपनिंग प्रेजेंट होती है नियर द वेन ड्रेन इनटू द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। जो वेन्स जहाँ पे ड्रेन करती है उस एरिया के आसपास, यानी कि जो राइट साइड में कौन सी वेन आती है, सुपीरियर वेन का हुआ एंड इन्फीरियर वेन का हुआ, एंड देन लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन। तो वहाँ पे अगर क्रिएट हो चुकी ओपनिंग, यानी कि अपर पार्ट में, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, अपर पार्ट में ओपनिंग, अगर अपर पार्ट में ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है तो ये कौन सा टाइप कहलाएगा, साइनस वेनोसिस ASD। ओके, नेक्स्ट और लास्ट वन टाइप की बात करते हैं कोरोनरी साइनस ASD। यहाँ पे ओपनिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसमें ओपनिंग इन द वॉल बिटवीन द कोरोनरी साइनस एंड द लेफ्ट एट्रियम। जो लेफ्ट एट्रियम और जो कोरोनरी साइनस होता है, जो कोरोनरी आर्टरी वहाँ से अटैच होती है, वहाँ अगर ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है तो उसे बोल देंगे कोरोनरी साइनस ASD बोल देते हैं। ओके, चलो आपको नेक्स्ट सिनेरियो पे लेके चलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ASD। यहाँ पे मिस टाइपिंग है, सॉरी, VSD कहिए, क्या आएगा, ASD आएगा। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि किस टाइप से ये ओपनिंग क्रिएट होने की वजह से कौन कौन से टाइप से बॉडी के फंक्शंस को अल्टर्ड करती है और कौन से सिम्टम्स इसमें अराइज होने वाले हैं। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर क्रिएट है ओपनिंग इन एट्रियल सेप्टम। किसी भी फैक्टर की वजह से अगर एट्रियल सेप्टम के अंदर ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, यानी कि एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट है, और उसके बाद ये किसको लीड करता है, इट अलाउ ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड टू पास एबनॉर्मली फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द
राइट एट्रियम। ये क्या करेगा, अब नॉर्मली रूप से लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में ब्लड पास हो जाए क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट है, और लेफ्ट टू राइट ही क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम हैज़ हायर सिस्टोलिक प्रेशर देन राइट एट्रियम, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि कंप्लीट बॉडी को सप्लाई करनी पड़ती है जो लेफ्ट साइड का हार्ट का पार्ट होता है, इसलिए वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फोर्स यानी कि आफ्टर लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से लेफ्ट टू राइट साइड में ब्लड क्या करेगा, पंप कर जाएगा, पुश हो जाता है। नेक्स्ट, अब ब्लड पुश हो चुका है राइट साइड में, देन क्या होगा, क्रिएट हाई प्रेशर और फ्लूइड ओवरलोड इन द पल्मोनरी वेसल्स। इसकी वजह से राइट साइड में आ जाएगा और वहाँ से पल्मोनरी वेसल्स में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और वहाँ पे ओवरलोड क्रिएट कर देता है। तो इस तरीके से इस टाइप के अपने को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और ये किसको लीड कर देगा, इट मेक्स द लंग्स एंड हार्ट हैव टू वर्क हार्डर। इसके बाद ये लंग्स और हार्ट के फंक्शन को क्या कर देगा, अल्टर कर देगा, उनके फंक्शन को बहुत कम कर देगा, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा फंक्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या हो चुका है, फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है। ठीक है, और इससे रिलेटेड सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट सिनेरियो पे चलते हैं और बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की, कि किसी बेबी के अंदर ASD हो चुका है तो कौन से सिम्टम्स अराइज होंगे, कौन कौन से सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन रहेगा फास्ट एंड ट्रबल ब्रीथिंग ड्यू टू लंग्स कंजेशन कोज बाय पल्मोनरी ओवरलोड। क्योंकि अब पल्मोनरी ओवरलोड हो चुका है तो क्या होगा, लंग्स के अंदर कंजेशन हो जाएगा, यानी कि लंग्स के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, और ये किसको लीड कर देगा, डिस्निया को और टेकीपनिया की कंडीशन को लीड कर देता है। और इस टाइप से बेबी शो करेगा कि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है सांस लेने में। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम की बात कर रहे हैं, इंक्रीज हार्ट रेट ड्यू टू इनकम्प्लीट बॉडी ब्लड नीड। जैसे क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड में ब्लड आ रहा है तो कंप्लीट बॉडी को अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, इस वजह से सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगी, यानी कि टेकीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। थर्ड वन, टायर्डनेस ड्यू टू इंक्रीज द हार्ट एंड लंग्स फंक्शन। टायर्डनेस देखने को मिलेगी क्योंकि एक तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन वगैरह और न्यूट्रेंट वगैरह पहुंच नहीं पा रहे हैं जो ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स है वहाँ तक, साथ में लंग्स और हार्ट के फंक्शन बढ़ चुके तो एनर्जी वगैरह बर्न हो रही है, तो बेबी के अंदर टायर्डनेस देखने को मिलेगी, बच्चा बिल्कुल थका हुआ दिखेगा। नेक्स्ट सिम्टम रहेगा पुअर फीडिंग ड्यू टू फास्ट एंड ट्रबल ब्रीथिंग। अब बहुत ज़्यादा टेकीपने की कंडीशन हो रही है, तेज तेज सांस ले रहा है, तो बेबी क्या होगा, अच्छे तरीके से फीड नहीं कर पाएगा, पुअर फीडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन जो सिम्टम रहेगा, एनलार्ज लीवर बिकॉज ऑफ ब्लड पुश इनटू द राइट एट्रियम दैट कोज डिक्रीज वेनस ड्रेनेज इनटू द राइट एट्रियम। अब ब्लड कहाँ पे पुश हो रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से राइट में। अब वेनस ड्रेनेज घट जाएगा क्योंकि पहले से ही राइट एट्रियम में बहुत ज़्यादा ब्लड है, तो वेनस ड्रेनेज घटने से लीवर के अंदर एनलार्जमेंट मिलेगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ब्लड कौन लेके आता है, लीवर ही लेके आता है। वो कहाँ से, पोर्टल सर्कुलेशन, पूरा जो GI ट्रैक्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है वो पहले लीवर में आती है और डिटॉक्सिफिकेशन होके राइट एट्रियम में ड्रेन होता है। तो अब वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है, वेन क्या वहाँ पे डिक्रीज हो गया क्योंकि पहले से वहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लड आ चुका है लेफ्ट साइड से, तो अब लीवर के अंदर ब्लड के कलेक्ट रह जाएगा और इस वजह से क्या होगी, वहाँ पे एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि हेपेटोमेगाली की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट सिम्टम रहेगा पुअर वेट गेन ड्यू टू द पुअर फीडिंग एंड इंक्रीज द हार्ट एंड लंग्स फंक्शन या एक्टिविटी दैट कोज मोर एनर्जी बर्न। अब अच्छे तरीके से बेबी फीड नहीं कर पा रहा है, साथ में उसके हार्ट लंग्स फंक्शन बढ़ चुके हैं, जैसे किसी भी ऑर्गन के फंक्शंस बढ़ जाते हैं तो मसल्स को एनर्जी भी तो चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बर्न हो जाएगी, तो इस वजह से पुअर वेट गेन या पुअर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि किसी बेबी को ASD हो चुका है, ये कैसे डिटेक्ट करेंगे, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी को ASD हो चुका है। तो जो मेन होता है, फर्स्ट वन होता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें हम सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स, जो बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखते हैं, उसके हिसाब से पता लगा सकते हैं कि कौन से टाइप की डिजीज़ क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट वन रहेगा अस्कल्टेशन। इसमें क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप की सहायता से HCP लिसन द हार्ट साउंड बाय स्टेथोस्कोप। और कौन सी साउंड देखने को मिलेगी, मरमर साउंड सुनने को मिलती, क्योंकि ब्लड के पुशअप हो रहा है एक होल की वजह से, होल से क्या हो रहा है, पुशअप किया जा रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इस वजह से मरमर साउंड देखने को मिलती। नेक्स्ट रहेगा जो कार्डियक कैथेटराइजेशन। और कार्डियक कैथेटराइजेशन क्यों करते हैं, टू डिटेक्ट द वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकल्स और जो एट्रियम, क्योंकि ब्लड पुशअप हो रहा है राइट एट्रियम, उसके बाद वेंट्रिकल में जाएगा पल्मोनरी वेसल्स में, तो राइट साइड के जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स एंड जो पल्मोनरी वेसल्स होती हैं वहाँ का जो प्रेशर मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन परफॉर्म करते हैं। चेस्ट एक्सरे करते हैं, और चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, हार्ट एनलार्जमेंट और पल्मोनरी ओवरलोड शो होगा, क्योंकि ब्लड
पुशअप हो रहा है लेफ्ट से राइट साइड में, तो ओवरलोड हो रहा है, साथ में पल्मोनरी वेसल्स में भी ओवरलोड हो रहा है। तो चेस्ट एक्सरे के अंदर ये अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट इकोकार्डियोग्राम, ये क्या एक कंफर्मेटिव टेस्ट होता है, क्योंकि ये हार्ट की एक इमेजिंग टेस्ट होता है, हार्ट की इमेज शो करता है। इस वजह से हम पता लगा सकते हैं कि ओपनिंग कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से टाइप का एएसडी हो चुका है, साथ में ओपनिंग कितनी प्रेजेंट है, हाउ लार्ज द ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द सेप्टम। ओके, दिस टेस्ट कैन शो द पैटर्न एंड अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू द सेप्टल ओपनिंग। इससे क्या कर सकते हैं, अच्छे से पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम से राइट में जा रहा है, राइट से लेफ्ट में जा रहा है, साथ में ओपनिंग कहाँ पे प्रेजेंट है और कितनी वाइड ओपनिंग प्रेजेंट है, यानी कि स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट है, लार्ज ओपनिंग क्रिएट हुई है। ओके, तो इस तरीके से एक इमेजिंग टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वन जो डायग्नोस्टिक वाला रहेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ईसीजी परफॉर्म करते हैं, और ईसीजी का मेन काम होता है टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट एंड इट इज शो एबनॉर्मल रिदम एंड हार्ट मसल्स स्ट्रेस। और ये ईसीजी क्या शो करेगी, एरिदमिया हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे हार्ट की रेट बढ़ चुकी है प्रेशर बढ़ने की वजह से, साथ में मसल्स के अंदर स्ट्रेस भी बढ़ चुका है वर्कलोड बढ़ने की वजह से। तो इस टाइप से हम ईसीजी परफॉर्म कर लेंगे। और अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ एएसडी, फिर मिस टाइपिंग हुई है। तो मैनेजमेंट परफॉर्म करते किसी को एएसडी हो चुका है, यानी कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, तो उसको किस टाइप का मैनेजमेंट परफॉर्म करना है। ओके, तो मैनेजमेंट लगभग सेम रहता है वीएसडी एएसडी का, क्योंकि सेम सिम्टम्स है, सेम कंडीशन है, सिर्फ ओपनिंग प्रेजेंट हो रही है एट्रियल के बीच वाले में और वहाँ पे वेंट्रिकल में, जबकि ब्लड कहाँ पे पुशअप हो रहा है, राइट साइड में आ रहा है और पल्मोनरी ओवरलोड हो रहा है, तो उससे रिलेटेड सिम्टम रहेगा और इसी से रिलेटेड ट्रीटमेंट कर देंगे। मैनेजमेंट डिपेंड करता है साइज ऑफ ओपनिंग पे, और स्मॉल एएसडी में क्लोज ऑन इट्स ओवन एज चाइल्ड ग्रो। तो स्मॉल ओपनिंग अगर प्रेजेंट है तो अपने आप क्लोज हो जाएगी जैसे बेबी ग्रोथ करते हैं, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी। एंड लार्ज ओपनिंग नीड टू फिक्स द सर्जरी या थ्रो कार्डिक कैथेटराइजेशन के, या फिर सर्जरी के द्वारा उसको फिक्स किया जाता है। ओके, मेडिसिन ओनली गिवन व्हेन सिम्टम प्रेजेंट, और मेडिकल मैनेजमेंट तभी देते थे अगर सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं, अगर सिम्टम्स अराइज नहीं हो रहे तो सीधा सर्जरी करो और उसको क्लोज कर दो। ओके, तो फर्स्ट वन देख लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, कौन कौन सी मेडिसिन देंगे अगर सिम्टम्स आ रहे हैं। तो डिजोक्सिन देते हैं, ये आइनोट्रोपिक होती है, और ये क्या करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है और हार्ट के जो वर्क को ईजियर बनाती है। ठीक है, डोज कितनी रखनी है अगर किसी को देना है डिजोक्सिन, तो 10 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से देना है। ओके, नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो रहेगा एसी इनिबिटर, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर दे देंगे। ताकि ये कैसे काम करेगा, इट डिक्रीज द फ्लूइड वॉल्यूम बाय इनिबिटिंग द फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूबल्स। रीनल ट्यूबल से फ्लूइड के रीअब्जॉर्प्शन को रोक देगा, जिससे जो फ्लूइड ओवरलोड है उसकी कंडीशन अपने आप ट्रीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके डोज की बात कर लेते हैं, किसी को देना है तो डोज कितनी रहेगी, 0.5 to 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज सेट करते हैं। ओके, चलो फिर नेक्स्ट जो मेडिकल देख लेते हैं, कौन सी मेडिसिन देते हैं, लूप डायरेटिक्स देते हैं। और लूप डायरेटिक्स क्या करेगी, इट डिक्रीज द फ्लूइड वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग द रीनल एक्सक्रीशन एंड मेक्स द हार्ट फंक्शन ईजियर। ये क्या कर देगी, रीनल के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी। अब रीनल एक्सक्रीशन बढ़ेगा तो फ्लूइड क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन ट्रीट हो जाएगी, जिससे हार्ट के फंक्शन क्या हो जाएगा, ईजियर हो जाता है। लंग्स और हार्ट के दोनों के फंक्शन ईजी हो जाएंगे और जो सिम्टम्स है वो रिसोल्व हो जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल रहेगा फ्यूरोसेमाइड लूप डायरेटिक्स में। और डोज क्या रखनी इसकी, तो डोज रखेंगे इसकी 1 to 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से इसकी डोज सेट करते हैं अगर किसी को लूप डायरेटिक देनी है तो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, जो नेक्स्ट मैनेजमेंट ट्रांस कैथेटर क्लोजर। इसमें क्या करते हैं, इन दिस टेस्ट ए टूल कोल्ड एम्प्लेट्जर मस्कुलर एएसडी ओक्लूडर लेते हैं, यानी कि जो एएसडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को क्लोज करने वाला जो एक टूल लेते हैं, एक इक्विपमेंट होता है, वो कौन सा होता है, एम्प्लेट्जर मस्कुलर होता है। उसको एक कैथेटर पे टिप पे लगाते हैं और कैथेटर के थ्रू उसको इंसर्ट करते हैं हार्ट के अंदर और उस ओपनिंग को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। द डॉक्टर गाइड द कैथेटर थ्रू द ब्लड वेसल्स टू द हार्ट। इसमें क्या करता है, डॉक्टर कैथेटर के टिप पे पहले तो ये एम्प्लेट्जर मस्कुलर सेट कर लेते हैं, उसके बाद इसको वेन के द्वारा या ब्लड वेसल्स के द्वारा में वेन या आर्टरी के द्वारा हार्ट तक पहुंचाता है और वहाँ पे जो ओपनिंग होता है उसको क्लोज कर देता है ओक्लूडर के द्वारा। वंस द कैथेटर इज इन द हार्ट द डॉक्टर क्लोज डिफेक्ट बाय एम्प्लेट्जर ओक्लूडर। जैसे कैथेटर वहाँ पे पहुँच जाता है उसके बाद ओक्लूडर को वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है जहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट है। तो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं इस टाइप के ओक्लूडर होते हैं, इनको ओपनिंग के ऊपर
फिट कर दिया जाएगा, जिससे जो ओपनिंग या होल है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, आपको लाइव दिखाते हैं कि किस टाइप से ये ट्रांस कैथेटर ओक्लूडर परफॉर्म किया जाता है। तो इस टाइप से कैथेटर इंसर्ट कर दिया जाता है वेसल्स के द्वारा, और उसके बाद ये जो एम्प्लेटजर मस्कुलर ओक्लूडर होता है उसको फिक्स कर दिया जाता है ओपनिंग के ऊपर, ताकि ओपनिंग क्लोज हो जाए और ब्लड है वो सही तरीके से पंप हो पाए, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ना आए। और इस टाइप से फिक्स हो चुका है, एंड देन उसको वापस पुशअप करेंगे तो दूसरी साइड से भी कंप्लीट रूप से इसको कवर कर देगा, एंड कंप्लीट रूप से अब ये जो सेप्टम होता है, ओपनिंग होती है, वो क्लोज हो जाएगी और कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रीट हो जाती है। ओके, और उसके बाद रिमूव कर लिया जाता है कैथेटर को। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन और ट्रीटमेंट देख लेते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इन दिस बाय स्टिचिंग और पेचिंग क्लोज द ASD, जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो उसको स्टिचिंग या तो स्यूचरिंग वगैरह करके या फिर पेचिंग करके उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर दिया जाता है। इस टाइप से जैसा आप डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट थी तो यहाँ पे क्या पेच लगा दिया, स्टिच कर देते हैं ताकि ये ओपनिंग है वो क्लोज हो जाए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वन पे, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ASD, कि किसी को ASD हुआ है किसी चाइल्ड को, तो कौन कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट परफॉर्म करने। तो लिमिट द बेबी एक्टिविटी, क्योंकि फीडिंग नहीं कर पा रहा, पुअर ग्रोथ हो रही है, टायर्डनेस हो रही है, एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्न हो रही है, तो एनर्जी सेव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एनर्जी सेविंग की। तो बेबी की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं ताकि एनर्जी बर्न ना हो। ठीक है, नेक्स्ट में रहेगा सेमी फाउलर पोजीशन टू मेक रेस्पिरेशन ईजियर, क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है और रेस्पिरेशन अच्छी तरीके से हो नहीं पा रहा है, लंग्स कंजेस्ट हो चुके हैं, एक्सपांड नहीं हो पा रहे हैं, तो सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि अच्छी तरीके से लंग्स एक्सपांड हो और गैस एक्सचेंज बढ़ सके। नेक्स्ट रहेगा डिक्रीज फ्लूइड इनटेक टू द चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे पहले से ओवरलोड हो चुका है, फ्लूइड एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है, तो फ्लूइड जो इनटेक है उसको डिक्रीज कर देंगे बिल्कुल। नेक्स्ट रहेगा गिव ऑक्सीजन थेरेपी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रेजेंट, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की प्रेजेंट कंडीशन हो चुकी है, यानी कि कंप्लीटली रूप से रेस्पिरेशन फेल हो चुका है, अच्छी तरह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो अब क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन देंगे ताकि उसकी डेथ वगैरह ना हो, प्रिवेंट किया जा सके। प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन डाइट टू द बेबी, अब पुअर ग्रोथ है, वेट अच्छी तरीके से बढ़ नहीं पा रहा है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि हार्ट और लंग्स के फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उसको अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करनी है ताकि अच्छी तरीके से ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो। तो गुड न्यूट्रिशन डाइट फॉर ASD अफेक्टेड बेबी, तो कौन कौन सी जो डाइट है वो प्रोवाइड करते हैं बेबी को, उनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन का हाई कैलोरी देनी है, सप्लीमेंट देने, स्पेशल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में बी एडेड टू फॉर्मूला और पम्प ब्रेस्ट मिल्क टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कैलोरी। इसमें क्या करते हैं, जो पम्प ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला गाय या भैंस के दूध के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरी सप्लीमेंट मिलाते हैं और उसके बाद उसको फीडिंग करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी उसके बॉडी के अंदर पहुँचे और एनर्जी का लेवल इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट वन ट्यूब फीडिंग करवा देंगे, अगर बेबी फीडिंग नहीं कर पा रहा है वैसे तो उसको ट्यूब प्लेसमेंट करते हैं, NG ट्यूब प्लेसमेंट करते हैं और उसको क्या करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, गिव मिल्क टू द बेबी बाई NG ट्यूब के द्वारा उसको मिल्क प्रोवाइड करते हैं ताकि एनर्जी हो और ग्रोथ है वो बढ़ सके। ठीक है, अब बात करें कॉम्प्लिकेशन ऑफ ASD, तो ASD की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो जो फर्स्ट वन और मेन कॉम्प्लिकेशन होता है पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म हो जाता है। अब पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म होता क्या है, इसकी देख लेते हैं। पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म रेफर्स एज फॉर्मेशन ऑफ एम्बोलिज्म इनटू द वेन्स एंड ट्रांसफर टू द आर्टरी। तो पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म वो एम्बोलिज्म होते हैं जो बनते तो वेन्स के अंदर है बट वहाँ से ट्रांसफर होकर आर्टरी के अंदर जाके ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, तो इस टाइप के जो एम्बोलिज्म होते हैं उनको पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म बोलते हैं। अब ये ASD में क्या होता है, इन ASD चांसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन ड्यू टू डिक्रीज वेनस रिटर्न इनटू द हार्ट एंड देन इट क्लॉट ट्रांसफर फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द सेप्टल डिफेक्ट। अब क्या होता है कि इसमें वेनस ड्रेनेज क्या हो चुका है, कम हो चुका है, इसलिए DVT होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस बन सकता है और वो वहाँ से ब्रेक डाउन होकर एम्बोलस बन के वहाँ से ट्रांसफर होगा, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है क्योंकि वहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट और वहाँ से क्या जो एओर्टा या फिर आर्टरी के अंदर जाके ओक्लूड हो जाता है, यानी कि वेन में तो बन रहा है और आर्टरी में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसको पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म की कंडीशन हो सकती है किसके अंदर, ASD को अगर ट्रीट नहीं किया गया तो। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन रहेगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्योंकि फ्लूइड क्या है पुशअप हो रहा है लेफ्ट टू राइट एट्रियम में और पल्मोनरी ओवरलोड करके पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्रिएट कर सकता है अगर ट्रीट नहीं किया गया तो। एरिथमिया की कंडीशन हो सकती है क्योंकि हार्ट रेट बढ़ चुकी है, उसका वर्कलोड बढ़ने की वजह से
और अगर ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पुअर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है, और लास्ट में क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर भी लीड कर सकता है अगर एरिथमिया की कंडीशन लंबे टाइम तक बनी रही तो। ठीक है, तो ये हो गए कॉम्प्लिकेशन। एंड इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।